चलिए, तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स के बारे में, जो है इसेंशियल मेडिसिन्स और ऑर्फन ड्रग्स। अब ये प्रैक्टिकल भी है, थियोरी में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली इसमें कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एस्पेक्ट नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ नॉलेज कि ये आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के वाइवा में भी पूछ सकते हैं और थियोरी में भी एज ए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज़ फार एज नॉन फार्माकोलॉजिकल भी आप किसी भी डिसिप्लिन में हो तो इस चीज़ों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है इसेंशियल मेडिसिन? तो WHO ने ऐसा इसेंशियल मेडिसिन का कंसेप्ट 1977 से बनाया हुआ है। सो ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स स्टिल रनिंग, अभी भी चल रहा है ये कंसेप्ट। है क्या इसेंशियल? एज द नेम सजेस्ट, पहले समझिए फिर अपने डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे कि इसेंशियल का मतलब है बहुत ही ज़रूरी मेडिसिन। ठीक है, इमरजेंसी मेडिसिन एक अलग चीज़ है, इसेंशियल मेडिसिन दो अलग चीज़ है, तो दोनों डिफरेंट चीज़ है। दोनों का लिस्ट भी डिफरेंट चीज़ हो गया। इसेंशियल मेडिसिन क्या होता है? एक टाइप का एक लिस्ट होता है, इस लिस्ट में कुछ ड्रग्स लिखी होती हैं और वो जो पूरा लिस्ट होता है उसे बोलते हैं इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। अब इमरजेंसी मेडिसिन का भी ऐसा लिस्ट होता है, लेकिन वो इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़ होता है। इसेंशियल मेडिसिन एक ऐसा लिस्ट है कि जिसमें मेडिसिन वो इंक्लूड की जाती हैं कि जो वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन में डिसीज प्रिवेलेंट हो, उसको ट्रीट करने के लिए या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए वो जो दवाइयाँ यूज़ होती हो, ऐसी दवाइयाँ हो जो इफ़ेक्टिव हो, ऐसी दवाइयाँ हो जो कॉस्टली भी इतनी ज़्यादा ना हो कि कम्युनिटी अफोर्ड भी उसे कर सके, उस टाइप की मेडिसिन हो, और पर्टिकुलर फॉर्मुलेशंस में हो जो सभी टाइप के पेशेंट्स को दी जा सके। ठीक है, सो अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, उसके ऊपर से एक पूरा ऐसा लिस्ट बनाया जाता है। उस लिस्ट को कहते हैं इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। समझ गए आप? अभी WHO भी ऐसा लिस्ट एक बनाता है एज अ मॉडल, कि उसको एक मॉडल के तौर पे लेके आप अपना लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो, और उसके बाद हर एक कंट्री ने उस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया और हर एक कंट्री ने भी उसका इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाया। तो उसमें इंडिया भी है एक, और इंडिया ने भी अपना इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाया हुआ है। और इवन इंडिया में भी फिर अलग अलग जो स्टेट होते हैं उन्होंने भी ये अडॉप्ट किया कि भी अपने स्टेट वाइज भी ये बनाते हैं, क्योंकि स्टेट वाइज भी डिसीज पैटर्न चेंज होता रहता है। तो स्टेट वाइज भी ऐसे अलग अलग इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होते हैं। कई बार स्टेट के अंदर भी अगर आपको हॉस्पिटल वाइज बनाना है तो फिर आपको फॉर्मूलरी बनाना होता है, कि हॉस्पिटल वाइज आप देखेंगे कि कुछ फॉर्मूलरीज होता है। तो कंसेप्ट काइंड ऑफ सेम ही है, तो उसे इसेंशियल मेडिसिन का पूरा कंसेप्ट कहता है। चलिए देखते हैं है क्या, डेफिनेशन में क्या लिखा है कि एक ऐसी ड्रग्स हैं, ये ऐसी मेडिसिन या ड्रग्स हैं जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स को सेटिस्फाई करती है। किसकी? मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। सो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की जो हेल्थ केयर नीड होती है उसको सेटिस्फाई करने वाली ड्रग्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, एंड दिस ड्रग्स आर सिलेक्टेड विथ ड्यू रिगार्ड टू पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस। एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है उसका एफिकेसी। तो एफिकेशियस होनी चाहिए। अगर कंपैरेटिवली आपके पास बीटा ब्लॉकर की 4 दवाइयाँ हैं, अगर आपको एक या दो सिलेक्ट करनी है तो आप ऐसी दवाइयाँ रखें कि जो ये क्राइटेरियाज के ऊपर से डिसाइड करें कि एफिकेशियस होनी चाहिए, सेफ कंपैरेटिव होनी चाहिए। 100% तो सेफ कोई भी नहीं होगा, लेकिन कंपैरेटिव सेफ होना चाहिए, और कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज़, इट शुड बी इंटेंडेड टू अवेलेबल विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंक्शनल हेल्थ सिस्टम, कि वो वहाँ पे अवेलेबल रहे, वो जो हेल्थ सिस्टम के रिस्पेक्ट में हम लोग ये जो लिस्ट बना रहे हैं उसमें वो मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल रहे। यहाँ तो लिखते हैं ऑल द टाइम, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे अवेलेबल रहे, एडिक्वेट अमाउंट्स में अवेलेबल रहे, उसका अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्मुलेशंस हो उसमें वो अवेलेबल रहे। फॉर एन एग्जांपल, आपको एक पर्टिकुलर एक्स ड्रग का सिरप फॉर्म में भी चाहिए, उसको इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर भी चाहिए, उसको टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में भी चाहिए। ठीक है, तो उसका जो पर्टिकुलर फॉर्म्स है उसके अंदर एडिक्वेट अमाउंट्स में अवेलेबल रहे, और ऐसा नहीं कि ज़्यादा अमाउंट हो गया तो क्वालिटी बिगड़ गया। क्वालिटी भी आपकी अश्योर्ड होनी चाहिए और उसके बारे में एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। एंड लास्ट उन्होंने कहा है कि ऐसी प्राइस होनी चाहिए कि जिससे इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी उसको अफोर्ड कर सके। तो देखिए बहुत सारे क्राइटेरियाज है। तो पहले इसेंशियल मेडिसिन का कंसेप्ट है, और यहाँ पे फिर से 1 बाय 1 क्राइटेरिया लिखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ केयर पॉपुलेशन को ये कवर करे, इफ़ेक्टिव हो, सेफ हो,
कॉस्ट इफेक्टिव हो, अवेलेबल होनी चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, एडिक्वेट अमाउंट्स में, बट पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म्स में, और उसका क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्राइटेरिया मिला के जो भी ड्रग का एक लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है उस लिस्ट को बोलते हैं इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। तो WHO ने ऐसा इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट 1977 में पहले बनाया था। फिर हर 2 साल पे 3 साल पे ये लोग अपडेट करते रहते हैं, नया EML पब्लिश करते रहते हैं। अभी जो है 23rd का लिस्ट जो है वो 2023 में आया हुआ है, और इसमें काफ़ी सारी, अगर आप देखेंगे तो आपको वेबसाइट्स के ऊपर भी मिल जाएगा, WHO के वेबसाइट्स के ऊपर भी मिल जाएगा। और इस लिस्ट में आप देखेंगे तो बहुत सारी मेडिसिन इंक्लूड होती है, काफ़ी डिटेल में ये लिस्ट होती है, तो आपको पता चल जाएगा। और जैसे एडल्ट्स का करते हैं उसी हिसाब से WHO को फिर लगा कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए भी बनाना चाहिए। पीडियाट्रिक पेशेंट ऐसा नहीं है कि एडल्ट का ये डोज कर दिया तो पीडियाट्रिक हो गया, उसके भी वेट के हिसाब से डोज रहता है, तो उसके लिए भी एक इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाना ज़रूरी है। तो उन्होंने उसके लिए पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए भी उसका इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाया, वो स्पेसिफिक पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए ही होता है। तो मेन कंसेप्ट वही है कि डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर डिसीज़ का जो इंसिडेंस और प्रिवेलेंस है वो भी अलग होता है, उसका पैटर्न अलग होता है। सो WHO का ये जो EML है उसको हर कंट्रीज़ में अप्लाई करना फिजिबल नहीं है। सो जैसे हमने बात की कि हर एक कंट्री अपना ऐसा, और या फिर स्टेट भी है ऐसा प्रिपेयर कर सकता है, इसको एक मॉडल की तौर पे लेके, ठीक है, उसकी जो भी हेल्थ केयर नीड्स हैं, उसकी जो प्रायोरिटी है, डिसीज़ पैटर्न है, क्योंकि हर एक कंट्री का, स्टेट का अपना बजट होता है और डिसीज़ प्रिवेलेंस होता है। तो अपने बजट, रिसोर्सेज, डिसीज़ प्रिवेलेंस, स्टाफ अवेलेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशंस, बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, ये देखेंगे हम लोग एक वन बाय वन। सो सभी को मिला के आपको एक लिस्ट तैयार करना होता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपडेट करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, तो अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए इसको भी रिव्यू करना ज़रूरी है। पीरियोडिक रिव्यू बहुत ज़रूरी है, हर 2 से 5 साल के ऊपर ऐसे जो EML है उसको पीरियोडिक रिव्यू करना चाहेंगे। और कॉमन सेंस है, लॉजिकल है कि काफ़ी सारे डिसीज पैटर्न चेंज होंगे, काफ़ी सारी ड्रग्स का रेजिस्टेंस होगा, काफ़ी सारी नई ड्रग्स आएंगे, शायद पुरानी ड्रग्स होंगी तो उसके नए इंडिकेशंस आएंगे, कुछ नए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ बेटर ट्रीटमेंट प्रोफाइल निकल के निकलेगी, ड्रग्स के प्राइजेस चेंज होंगे। सो काफ़ी सारे वेरिएबल्स है, तो उसके हिसाब से आपको एवरी 2 to 3 ईयर्स आपको ये EML को अपडेट करना होगा, ठीक है, जिससे क्या हो सके, नए थेरापेटिक एडवांटेजेस जो एडवांसेस हैं वो हम इनकॉर्पोरेट कर सके, कुछ नए चीज़ें हैं, नए ड्रग्स हैं, उसको हम लोग इंक्लूड कर सके, और जो पुराने हैं, ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शन वाली है, ज़्यादा नॉन बेनिफिशियल है लेकिन उस टाइम पे मजबूरी थी, तो उस सबको इरेज करके और या फिर हम सब्स्टिट्यूट कर सके, तो जिससे इफ़ेक्टिव ड्रग्स रिप्लेस कर सके पुरानी ड्रग्स को। चिल्ड्रन भी जैसे हमने बात की, चिल्ड्रंस के लिए या फिर पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए भी बनाना ज़रूरी है, उनको भी उनकी एज, बॉडी वेट, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से ड्रग्स देनी होती है। तो इसीलिए जैसे हमने बात की कि WHO ने सेपरेट EML पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए भी बनाया हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरियाज होते हैं एक इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट प्रिपेयर करने का। अब इसको आप वाइवा क्वेश्चंस के तौर पे भी ले सकते हैं, और इसको आप एज एन इंटेलेक्चुअल भी देख सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, मिनिस्ट्री लेवल्स पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे अच्छे नॉलेजेबल लोगों को इसका EML प्रिपेयर करने के लिए बुलाया जाता है। स्टेट का EML प्रिपेयर करना भी बहुत लग्जरी होता है। आई मीन आपने अगर प्रिपेयर किया हुआ हो पहले अपने हॉस्पिटल का, फिर स्टेट का, और फिर नेशनल साइड पे, तो एक अच्छा आपका मैनेजमेंट कंट्रोल कहा जाता है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट तैयार कर रहे हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट फार्माकोलॉजी में ऐसा चीज़ होता है, कई बार एक्सरसाइज भी होता है कि आप एक इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट प्रिपेयर कीजिए, हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं। तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो पहले तो आपको एफिकेसी और सेफ्टी का डेटा ध्यान में रखना है, जो बेसिक कोर चीज़ है। आपके पास अगर एक ही ग्रुप की 10 दवाइयाँ हैं तो उसके ऊपर से आपको अपने फार्माकोलॉजिकल नॉलेज को यूज़ करके एफिकेसी और सेफ्टी के तौर पे अच्छी दवाइयाँ ढूंढनी है। कहाँ से एफिकेसी सेफ्टी का डेटा मिलेगा? उनकी क्लिनिकल स्टडीज़ के ऊपर। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लेक्चर में हम देख चुके हैं कि डिफरेंट एविडेंसेस होते हैं जिसके ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हैं एज अ प्रूफ कि ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर सेफ है। दूसरी चीज़ क्वालिटी इन अ सेंस की फॉर्मुलेशंस, जो सूटेबल फॉर्मुलेशंस है
जो फॉर्मुलेशंस की बायोबिलिटी अच्छी है, जिसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, जिसका स्टोरेज अच्छा हो सकता है, तो ऐसे फॉर्मुलेशंस को ही चूज़ करना होता है, ठीक है। फिर ऑब्वियसली आपको डिसीज प्रिवेलेंट पैटर्न ध्यान में रखना पड़ेगा, तो पीएसएम का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से डिसीज प्रिवेलेंट है वो एरिया में, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ कितनी हैं, ट्रेन पर्सनस कितने हैं आपके पास, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके क्या हैं, वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं आप, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर वहाँ पे कुछ पर्टिकुलरली अफेक्ट करते हैं, जीनेटिक या डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है लोगों की, उसके हिसाब से आपको ड्रग चूज़ करना होता है। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि ये आपको लगेगा कि छोटा चीज़ है, लेकिन ड्रग इंटरैक्शंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। CYP3A इंटरैक्शंस, एंजाइम इंडक्शन, इनहिबिशंस, ये सब जो चीज़ें हैं उसमें ड्रग, किसी भी ड्रग वैसे नहीं दे सकते। अगर कोई ड्रग्स है उसका जो थेरापेटिक विंडो लो है और अगर आपने दे दी, तो इस हिसाब में दो चीज़ें हो सकती है, या तो शायद ड्रग का रिस्पॉन्स ना आए और दूसरा चीज़ के टॉक्सिसिटीज़ भी हो सकती है। तो फार्माकोलॉजिकल नॉलेज होना और इसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। फिर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने कुछ ड्रग तो इंक्लूड कर दी, लेकिन आप उतनी इफ़ेक्टिवली कॉस्ट को मैनेज नहीं करेंगे तो पब्लिक उसको यूज़ ही नहीं कर पाएगी। तो आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे हम लोग बात करते हैं यूजुअली कि इन्वेंशंस, नए इन्वेंशंस जो होते हैं, लेकिन उन इन्वेंशंस का कोई मतलब नहीं होता अगर कम्युनिटी उसको अफोर्ड ना कर सके, ठीक है। सो अगर इन्वेंशंस करना है तो ऐसे इन्वेंशन करो कि कम्युनिटी अफोर्ड भी कर सके। तो उसी कंसेप्ट पे यहाँ पे मेडिसिन में भी कुछ ऐसा है, ऐसी मेडिसिन हो कि जिसको कम्युनिटी अफोर्ड कर सके, तो ही उसका कुछ मतलब रहता है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग को भी आपको ध्यान में रख के ये लिस्ट में इंक्लूड करना होता है। उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल क्या है, स्टोरेज कंडीशंस क्या है, अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, कितना टाइम लगेगा, कितनी शेल्फ लाइफ होती है वो पर्टिकुलर फॉर्मुलेशंस की, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। जेनेरिक नेम, वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेरिक नेम का ही इसमें यूज़ होता है, किसी भी हिसाब से ब्रांड नेम इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। ज़्यादातर सिंगल कंपाउंड ही प्रीफर किए जाते हैं। दूसरा होता है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन या फिर फिक्स्ड ड्रग्स कॉम्बिनेशन। इसके बारे में हमने पूरा इवेल्यूएशन करने का फार्माकोलॉजी का हमारा लेक्चर है, जिसमें हमने देखा था कि कैसे फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस को इवेल्यूएट करते हैं, क्या होते हैं उसके एडवांटेज, क्या होते हैं डिसएडवांटेज। तो हो सके तो सिंगल कंपाउंड ही प्रीफर कीजिए, एफडीसी का यूज़ हो सके तो कम कीजिए, अनलेस दैट एफडीसी हैज़ एडेड एडवांटेज। वो एफडीसी यूज़ करने से कुछ आपको एडेड एडवांटेज हो सकता है। एडवांटेज इन अ फॉर्म की कोई फार्माकोकाइनेटिक एडवांटेज है, कुछ फार्माकोडायनेमिक एडवांटेज है, या फिर कुछ ऐसा एडवांटेज है कि उससे जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन या साइड इफेक्ट प्रोफाइल है वो कम होते हैं। तो उस टाइप की सिचुएशंस में आप एफडीसी इंक्लूड करो, ठीक है। मान लीजिए कि ओसी पिल्स है, ठीक है, तो ओसी पिल्स में हमें पता है कि डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मेनली जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रोफाइल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का है वो दोनों से काउंटर हो जाता है और उससे बेनिफिशियल इफेक्ट बहुत बढ़ जाता है। डोजिंग भी दोनों का कम कम देना पड़ता है और क्वाइट इफेक्टिव है। तो उस टाइप के जो कॉम्बिनेशंस हैं, इसको एफडीसी में इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में ऐसे एफडीसी रखने से काफ़ी एडवांटेज होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे बात की, अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये सब क्राइटेरियाज को ध्यान में रख के आपको अपडेट करना भी पड़ेगा। ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो भी आप मेडिसिन वहाँ पे इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रख रहे हो, वहाँ पे जो भी स्टाफ नर्सिस या ट्रेन स्टाफ पर्सन्स हैं, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन चूज़ करना पड़ेगा। आपके पास उतना ट्रेन पर्सन्स हैं कि उसको पेरेंटली दे सके, इसलिए ज़्यादातर टाइम ये जो डोजेज फॉर्म मोस्टली ऐसे ही लिए जाते हैं कि पेशेंट खुद ले सके, तो ऐसे डोजेज फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अवेबिलिटी, हाँ ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। आपके पास इनफ स्पेस है, अवेबिलिटी रख सके, और क्योंकि अवेलेबल होगा तो ही उसका कुछ मतलब है, ठीक है। और इवेंचुअली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रैशनल ड्रग थेरापी। आप कुछ ऐसी ड्रग्स या ऐसे कुछ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ना रखें कि जो इररेशनल हो, जो जस्ट कंबाइन कर दिए गए हों। अगेन रैशनल ड्रग थेरापी भी हमारी चैनल पे है पूरा लेक्चर, क्या है रैशनल ड्रग थेरापी। तो उसके कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ही आप ड्रग्स या फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस चूज़ करें। So choose the drug rationally, as I say, do not choose the drug fashionally. क्या होते हैं एडवांटेज, ये आपको वाइवा में पूछ सकते हैं कि ऐसे लिस्ट बनाने से क्या एडवांटेज होता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज मैं पहले बोलूँगा रैशनल ड्रग थेरेपी। इससे रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स होता है, ठीक है।
गवर्नमेंट के लिए भी या फिर कोई भी मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा गाइड होता है ऐसा जो ईएमएल लिस्ट होता है, जिससे जो ड्रग्स का प्रोक्योरमेंट हो सके, सप्लाई ऑफ मेडिसिन हो सके, पब्लिक उसका इफेक्टिव यूज़ कर सके। ठीक है, तो हेल्थ केयर जो इकोनॉमिकली हेल्थ का जो इम्पैक्ट है उसमें ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। सेफ और इफ़ेक्टिव यूज़ होगा मेडिसिन का। ठीक है, अच्छी ड्रग्स का अच्छा यूज़ होगा, रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन प्रमोट होगा जैसे हमने बात की, और कम्युनिटी उसका फ़ायदा ले सकेगी बेसिकली बिकॉज इट वुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। अच्छी पेशेंट्स को अच्छी ट्रीटमेंट मिल पाएगी। ठीक है, फार्मास्यूटिकल मार्केट जो बहुत बड़ा है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, उसके अंदर से इजी हो जाएगा अगर ये ईएमएल लिस्ट में है। तो अगर ये क्राइटेरिया के ऊपर बनाया गया है तो उससे इजी हो जाएगा हमें चूज़ करने के लिए। मान लीजिए कि आप एक इंडियन इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को एज अ मॉडल की तरह रख रहे हैं, और तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो बनाया जाएगा ये रैशनल ड्रग थेरेपी के क्राइटेरिया के ऊपर ही ईएमएल हमारा बनाया जाएगा। तो अगर कोई ड्रग वो ईएमएल में इंक्लूड है तो देर आर 100% चांसेस कि वो रैशनल ही होगी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी फालतू ड्रग उसमें इंक्लूड नहीं होगी, तो रैशनल कॉम्बिनेशन से उसमें दिए होंगे तो वो कॉम्बिनेशंस आप इजीली चूज़ कर सकते हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि वो एक मॉडल की तरह काम करता है, तो आपको ये बड़े फार्मास्यूटिकल मार्केट में अच्छी दवाइयाँ चूज़ करने के लिए अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी मिलेगा। ठीक है, सो वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी गई हैं। फिर आते हैं क्या होता है इमरजेंसी मेडिसिन। जैसे हमने बात की थी, इमरजेंसी मेडिसिन टोटल अलग चीज़ है। इमरजेंसी मेडिसिन ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, और आपको इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है कब, जब भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तब। तो उस टाइम पे आपको ऐसी मेडिसिन हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेरेंटल रहती है। ठीक है, जो लाइफ सस्टेन करने के लिए या फिर कॉम्प्लिकेशंस फर्दर ना हो उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, और सभी टाइप की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में होनी चाहिए। छोटी से बड़े हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में ये होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे इंजेक्शंस होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, डाइक्लोफेनेक, एट्रोपिन, एड्रेनालिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, सबलिंगुअल डाइनाइट्रेट होता है, आइसोसोर्बेट। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन हमें पाई जाती है, उस सिचुएशंस के लिए आपको ऐसी ड्रग्स रखनी चाहिए। इंडियन सिनेरियो क्या है, जैसे हमने बात की थी कि हमारे इंडिया में भी ऐसे इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को प्रमोट किया गया है गवर्नमेंट की ओर से, और इंडिया में भी ऐसे इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाए गए हैं। 1996 से फ्रिक्वेंटली रिवाइज किए गए हैं। ठीक है, सो 2022 में भी हमारा इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट आया हुआ है जिसमें 384 इसेंशियल मेडिसिन को इंक्लूड किया गया है। सो प्लीज़ डू चेक वेबसाइट्स पे, आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट के ऊपर आपको ये लिस्ट मिल जाएगा। अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट मेडिसिन डिफरेंट एरियाज़ में से कवर की गई है। जैसे CNS में से मेडिसिन कवर की जाती है, ऑटोकॉइड्स में से की जाती है, कार्डियोवेस्कुलर मेडिसिन, हार्मोनल मेडिसिन, सभी इस प्रकार से जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में होता है उसी प्रकार से अलग अलग एरियाज़ में से इसेंशियल मेडिसिन चूज़ की जाती है। फिर आता है एक नए कंसेप्ट की तरफ, क्या होता है ऑर्फान ड्रग्स। ऑर्फान नाम ही सजेस्ट करता है कि जिसका कोई नहीं है। तो ऐसे कुछ डिसीजेस के जो बहुत रेयर है, ऐसी कुछ कंडीशंस की जो बहुत रेयर है, उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती है उसे बोलते हैं ऑर्फान ड्रग्स। तो रेयर कंडीशंस या रेयर डिसीज़ की ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है उसको ऑर्फान ड्रग्स बोलते हैं। ऑब्वियसली क्यों इसे ऑर्फान बोलते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि कोई XYZ सिचुएशन हो, वो बहुत ही रेयर होती है, कोई जेनेटिक कंडीशंस हो, ठीक है, बहुत रेयर होती है, तो उसकी दवाइयाँ भी आपको बहुत रेयर मिलेगी, तो उस दवाइयों को कहेंगे ऑर्फान ड्रग्स। अब आप इसको दो पर्सपेक्टिव से देखिए, एक आप पेशेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, अब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखिए। अगर पेशेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, अगर किसी बेचारे पेशेंट्स को ऐसी जेनेटिक तकलीफ है तो उसे ड्रग चाहिए होगी, सो वो ड्रग का जो प्राइस होगा तो दैट प्राइस वुड बी टू मच, उसके बहुत सारे प्राइजेस होंगे, अवेबिलिटी नहीं होंगी, लो अवेबिलिटी, किसी भी जगह पे अवेलेबल नहीं होगी। अगर इंजेक्शंस मिलेगा तो भी आप देखते हैं कई बार रिक्वेस्ट आते हैं हमें सोशल मीडिया के ऊपर कि इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, तो इसका जो ड्रग का जो अवेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाता है। ऑब्वियसली इसके लिए उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, उसमें काफ़ी सारे लोग फ़ायदा भी उठाते हैं ये चीज़ों का। सो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं पेशेंट पर्सपेक्टिव से ऑर्फन ड्रग्स के बारे में। एट द अदर साइड, अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप सोचिए कि क्यों फार्मास्यूटिकल कंपनी ऐसी रेयर ड्रग्स बनाए। क्योंकि एक तो इसका जो यूज़ होने वाला है वो भी बहुत कम है।
फार्मास्यूटिकल कंपनी को एक ड्रग बनाने के लिए बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, बहुत सारा उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, उसका मार्केटिंग करना पड़ता है। सो उसमें बहुत सारा कॉस्ट लगता है फार्मास्यूटिकल कंपनी का भी, और वो ड्रग का इतना डिमांड नहीं होगा, तो वो अपना कॉस्ट कैसे भरपाई कर पाएंगे। तो इसीलिए भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो डिस्करेज हो जाती है कि नहीं भाई हम नहीं बनाएंगे रेयर ड्रग्स के लिए। तो इसी सब सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि एक हम लोग एक्ट बनाते हैं। यूएसए में जैसे एक एक्ट है कि जो भी कंपनीज ऐसी ऑर्फन ड्रग्स या कंडीशंस के लिए दवाएं बनाएंगी उसको टैक्स कंपनसेशन दिए जाएंगे, टैक्स बेनिफिट दिए जाएंगे, लाइसेंसिंग में उसको थोड़ा, पेटेंट में थोड़ा और ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, ठीक है, और कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उनको थोड़ा क्या कहते हैं कि उनको प्रोत्साहन मिला, जिससे उन्होंने ज़्यादा उसका प्रोडक्शन किया, और ये जो रेयर कंडीशंस वाले पेशेंट्स से इवेंचुअली उनको बेनिफिट हो सके। तो ये पूरा चीज़ जो एसोसिएटेड है वो है ऑर्फन ड्रग्स के बारे में। तो वही है कि रेयर कंडीशन के लिए यूज़ होता है, और उसको मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो सेल्स के थ्रू मैनेज नहीं कर सकती, तो इसीलिए क्या होता है कि वो डिस्करेज हो जाती है। कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे ऑर्फन ड्रग्स के, जैसे सोडियम नाइट्राइट हो गया, फोमेपिजोल, ये सब आप सुनेंगे या फिर सुने होंगे, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, रिफाब्यूटिन, सक्सीमर, सोमाट्रोपिन, डीजीबैंड एंटीबॉडीज़, ये सब काफ़ी ऑर्फन ड्रग्स के एग्जांपल्स हैं। तो कुछ पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको ये वाइवा में भी पूछ सकते हैं। तो होपफुली आपको इन्फॉर्मेटिव टॉपिक ये अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिकल में सिंपल टॉपिक था लेकिन बहुत इफेक्टिव और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। मैं तो वाइवा में पूछता ही हूँ स्टूडेंट्स को इसके बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, हमारे प्रैक्टिकल सीरीज़ अच्छे लगे हैं, तो चेकआउट कीजिए, हमारे और भी वीडियोज़ है प्रैक्टिकल सीरीज़ में। और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो हमें हेल्प कीजिए, हम ग्रो करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। सो दैट वुड बी बेनिफिशियल टू यू एज वेल एज अस। थैंक यू वेरी मच।